the Prime Minister's go-to man, and someone who has transformed also the Petroleum Ministry in his previous avatar, Mr. Dharmendra Pradhan. Really appreciate your time. Thank you so much for coming on our platform of Rising India. Since we are talking today, just few hours back, the dates for Karnataka elections have been announced, and I cannot stop but ask you a question on that for a simple reason, sir, that you're also Karnataka in charge of the BJP. You may very well say that the BJP is known to buck the trend, but एक statistics है जो मैं आपको बताऊंगी. 2004 से कर्नाटका ने हमेशा हंग हाउस दिखाया है और 1985 से कभी भी कोई रूलिंग पार्टी वापस नहीं आई है. आपने हमेशा कंजर्वेटिव नंबर दिया है. इस बार आपका कर्नाटका का क्या नंबर है? मारिया जी, आपने मेरे को एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया. आप तो एकदम सीधा पॉलिटिक्स में ही चले गए. कर्नाटक में 2013 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत मिली थी. होंग असेंबली नहीं हुई थी. कर्नाटक में इस बार जिस प्रकार की माहौल में पिछले एक महीने से देख रहा हूँ और वहाँ लोगों को मिलके मेरा जो समीक्षा हो रही है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सरकार की दायित्व में लौटेगी. इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है. और मैं एक ही बात कहूँगा कि दूर से और आज भी इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस में विशेष करके 2014 के बाद यानी मोदी इम्पैक्ट के बाद जो नई ट्रेंड आई है उसको थोड़ा आज भी एनालिसिस उसको ठीक से समझना चाहिए. ये जो ट्रेंड को बदलना, दोबारा नहीं जीत पाना, एंटी इनकम्बेंसी, 2019 प्रूव किया एक प्रो इनकम्बेंसी की वॉल्यूम क्या हो सकता है. आज अभी अभी संपन्न जो चुनाव हुआ, इलेक्शंस हुआ, उसमें से मैं एक स्टेट का नाम कोट करूंगा, त्रिपुरा. त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली दोबारा जीती है. नागालैंड जैसे राज्य में हमको एक बहुत बड़ी स्पेस मिला है. ये सब भारत की नई पीपुल्स मैंडेट, नया ट्रेंड दिखने को मिलता है. कर्नाटक में तो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार की ट्रस्ट लेवल है और वहाँ की सरकार पिछले 5 साल में हमने येदियुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी के नेतृत्व में चलाया, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, वोट देंगे. हमें कोई उसमें से दुविधा में हम नहीं है. सर, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज किया जाएगा और ये फ्रेज भाजपा ही का है, अमित शाह जी ने बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो बार बार इस पे दोहराते हैं. फिर ये 4% का जो मूव हुआ है वो क्यों हुआ है कि वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटी को दिया जाए और 4% जो मुसलमानों के साथ था बैकवर्डनेस से रिलेटेड. तो वाज देयर अ साइंटिफिक स्टडी दैट वाज डन टू मेक दिस? साइंटिफिक स्टडी देखिए, सदर्न इंडिया की सिचुएशन थोड़ा अलग है रिगार्डिंग रिजर्वेशन. कई दशकों से, विशेष करके पिछले 2-3 दशकों में जिनको रिजर्वेशन सदर्न इंडिया में मिला है, विशेष करके आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस इलाका में सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कम्युनिटी, इसकी एक मांग उठी थी. कर्नाटक में तो एक कमीशन विद जस्टिस सदाशिव जी के नेतृत्व में कमीशन भी पिछले दिनों में बैठा था. कर्नाटक में 32% ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया जा रहा था. रिजर्वेशन देश में किसको दिया जाएगा उसकी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, संविधान सभा में हुई थी. रिजर्वेशन भारत की सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था को देखते हुए रिलीजियन आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे दिया जाएगा, ये निर्णय हुई थी.
पिछले दिनों में कर्नाटक में राजनीतिक उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को पिछड़े बना के उनको रिजर्वेशन देने की काम किया गया था। हमने उसको सेटराइट किया। उनको हमने इन दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अदर दैन SC, ST, OBC जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ग्रुप है, इनके अलावा जो लोग हैं उनमें से भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो, इसके दायित्व हमने लिया है, उसकी इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी बनाई, उसमें माइनॉरिटी उसमें कन्वर्ट होंगे। जो एनामोली था उसको सेटराइट किया गया है। और इसके कारण आज देखिएगा कर्नाटक की सामाजिक जीवन में बोम्माई सरकार की, बीजेपी सरकार की इस निर्णय का एक आधा व्यक्ति और अनुष्ठान को छोड़ के सर्व समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। सब प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, थोड़ा छुप छुप के कांग्रेस कर रही है कि इसको हमारे विरोध है। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि आपका ये कहना है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, उसका कर्नाटक में वो फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन और कर्नाटक की चुनाव की नतीजा 13 मई को आ ही जाएगा। इससे पहले तो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था भारत जोड़ो की समय में। उस समय में गुजरात की चुनाव हुआ, उस समय में उसके बाद पोस्ट भारत जोड़ो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ। CPM और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े त्रिपुरा में। इसकी नतीजा हम सबके सामने है। कुछ लोगों के मन में ये एक धारणा है हमारा लिए एक अलग IPC बने, हमारा लिए एक अलग कानून व्यवस्था हो। ये मेरे अभिमत नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है। उस पार्टी के जिम्मेवार नेता कहते हैं उस खानदान के ऊपर कैसे केस हो सकता है। आप भारत की IPC को चैलेंज करोगे, उसमें आप गुनहगार साबित होगे, जुडिशियल प्रोसेस में आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो आप एंटाइटलमेंट के आधार पे आपकी खानदानी अधिकार जताओगे। देश में तो डेमोक्रेसी आ चुका है। लेकिन ये एंटी OBC का जो आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी OBC हैं, एक पूरा कैंपेन चलेगा पूरा देश भर में, तो अगर इफ यू फील दैट राहुल गांधी हैज नो इम्पैक्ट देन व्हाई दिस कैंपेन? नो, विषय उन्होंने OBC समाज को गाली दिया था, एक वर्ग का नाम लेके कहा था, अपशब्द लगाया था जो भारत की कानूनी व्यवस्था में गुनाह है। इसी के कारण उनके ऊपर केस हुआ। OBC समाज को उन्होंने गाली दिया था। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कोर्ट की सामने माफी मांगना पड़ा उनको। इस बार भी जो असेसमेंट, जो खबरें आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोर्ट उनको कहने वाला था कि आप माफी मांग के यहां से निकल सकते हो, लेकिन जो एरोगेंसी है, जो अहंकार है, हम कैसे माफी मांगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक जाति को गाली दोगे, और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो। हम ये ना भूले 2013 की AICC की कॉन्फ्रेंस के समय में मणिशंकर आयर जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। तब मोदी जी को लीडर करके घोषित किया, इनकी नेतृत्व में हम लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की रिएक्शन क्या था? ये आए, हमारे वहां चाय बेचे, हम उनको स्टॉल बनाने के लिए स्थान दे देंगे। ये फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। आप भारत की, आपके खानदान के अलावा अब जिस कानून पे ये फंसे हैं, उन्हीं की पार्टी जब 2014 तक दायित्व में था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, मनमोहन सिंह जी की विदेश दौरा था, उन्हीं की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, कैबिनेट में उसको अप्रूव भी किया था। उस ऑर्डिनेंस को युवराज साहब ने नॉनसेंस कह के फाड़ा था, आप लोगों के सामने फाड़ा था। अभी कपिल सिब्बल जी इसके ऊपर लेख भी लिखे हैं कि देखो, समय कुछ नहीं छोड़ता है किसी को।
आपकी जो माइंडसेट है, देश में सभी के लिए सभी अधिकार समान है, कानून सबके लिए समान रहेगा, ये भारत के सब नागरिकों को मंजूर है, उनके खानदान को मंजूर नहीं है, उनकी चापलूसकारों को मंजूर नहीं है, उनकी गुमास्ताओं को मंजूर नहीं है। चलिए अब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हैं। वो तो सारे सवाल थे कर्नाटका इंचार्ज से। आपने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी टॉट द करेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर द न्यू education policy, that is the NEP. It's been 3 years now, 2.5 years. How much of that has been implemented? And how much pressure are you facing from your own ideologues who are saying that there has been a delay in projecting this corrected version of history? मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने इसको नहीं कहा था, ना आज भी कहूंगा। हम बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। मैं आपको, आप बिहार से आते हो, आप जिस जिले से आते हो उस जिले से, जिस जोन से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है बाबू वीर कुंवर सिंह, आप जानते हैं उनको? जी। क्या देश जानते हैं उनको? कर्नाटक में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था। एक नदी में वो नाव चला रहा था, अंग्रेज गए कि हमको नाव पार करो, उन्होंने कहा कि आप फिरंगी हो, आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, उन्होंने गोली मार दिया। उनके बारे में देश को मालूम नहीं होनी चाहिए। आलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल व्यक्ति आंध्र में विशाखापट्टनम इलाका में जनजातियों के अंदर एक क्रांति खड़ा किया अंग्रेजों के खिलाफ। वीर सुरेंद्र साय लंबे समय तक जेल में रहे, मध्य प्रदेश की। इनके बारे में आज देश कितना जानता है? तो देश क्यों नहीं जान पाया? अब गलत जगह पे पूछ रहे हो। मैं तो कह रहा हूं उनको बताना ही पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे लंबी लकीर खींचेंगे, सबको इतिहास की पन्ने पे लाएंगे, इसको सारे पाठ्यक्रम में ऑफिशियल रिपोजिटरी में लाएंगे। किसी भी चीज को मिटाया नहीं जाएगा, अधिक चीजों को जोड़ा जाएगा। इसी में सब लोगों की सहायता चाहिए। देश की आजादी जो आज हमारी, हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा हुए, आज हम बैठे, 75 साल की जर्नी हो चुकी है। ये अनेक लोगों की बलिदान पे, अनसंग हीरो की बलिदान पे उपलब्ध हुई है। नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर रहे केरला के। कुछ सीपीएम के मित्र मेरे को मिलने आए कभी, शिक्षा मंत्री और हमारे पार्लियामेंट के कुछ मित्र, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशन है शिक्षा नीति में। मैंने पूछा क्या रिजर्वेशन किया आपके बारे में? मैं जानता हूं आपकी सरकार ने नारायण गुरु के बारे में बहुत अच्छा शोध और अध्ययन किया। मैं उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में लाना चाहता हूं, आपकी आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आपका अमेल कहां है? अमेल कुछ नहीं है। देखो, इसको एक छोटे दृष्टि से मत देखिए। बाकी रहा एनईपी की इंप्लीमेंटेशन की बात, ये बात सही है, एनईपी को 3 साल हो रहा है। 2020 जुलाई में ये लागू हुआ था, लेकिन पहला साल कोरोना के कारण उसकी जिस तेजी से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज प्राइमरी एजुकेशन से, फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक सारे वर्टिकल्स में पैरेलल काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स, अथॉरिटी, इसकी बेसिक रिफॉर्म, नई करिकुलम, नई सिलेबस, नई टेक्स्ट बुक, इस ओर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी नया फाउंडेशनल स्टेज की जो वर्टिकल हमने बनाई, पहली बार देश में भारत सरकार नीति बनाई एज 3। ये माना जाता है एज 3 से 8 के अंदर बच्चे की 85% मानसिक विकास